हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अभ्यास 2025 विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है ये। जिनमें 3 टेस्ट होने थे। 2 टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड टेस्ट आपका 11 मई को होगा। ये एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया हम साल भर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बट क्या सारी न्यूज उन 2 न्यूज़पेपर्स में कवर हो जाती है? तो भैया नहीं। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, जिन पर वो अपने सारे इनिशिएटिव्स वगैरह, ठीक है, डालते रहते हैं कि हम लोग इस फील्ड में ये कर रहे हैं। तो उन पर बहुत बार हम लोगों की नज़र नहीं जा पाती है। तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह क्या करते हैं कि उनमें से ही वहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और वो टेस्ट सीरीज में डालते हैं। और ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली यूपीएससी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका एनालिसिस जरूरी है। ओके। और बहुत बार ऐसा होता है कि भैया जो स्टूडेंट है, जो गरीब बच्चे हैं, वो भाई परचेज नहीं कर पाते हैं, तो वो रह जाते हैं अच्छी चीज़ों से, ठीक है। कहीं ना कहीं कंसेप्ट वगैरह जो टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं वो यूपीएससी खुद पूछ देता है। और ये क्या लिखा हुआ है कि हिंदी माध्यम में पहली बार, तो भैया देखो, ये जो एनालिसिस है वो पूरा पूरा हिंदी माध्यम में किया जाएगा, हिंदी में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश छोड़ दी जाएगी, इंग्लिश भी है, क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन में प्रयुक्त आधार शून्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये पूछ रहा है कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बेसिक प्राइस के रेफरेंस में क्या चीजें सही है। यह उत्पाद की एक इकाई के लिए उत्पादक को वास्तव में प्राप्त होने वाली और उसके द्वारा रखी जाने वाली धनराशि। देखो यार, हम जब भी नेशनल इनकम काउंट करते हैं, ठीक है, वो हम मार्केट प्राइस पर काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, दो चीजें होती है, एक होती है बेसिक प्राइस और एक होती है मार्केट प्राइस। बेसिक प्राइस में क्या होता है? बेसिक प्राइस में फैक्टर कॉस्ट हो गया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज हो गई, उनको प्लस कर रहे हैं टैक्सेज को, माइनस सब्सिडी, ठीक है। ऐसे ही मार्केट प्राइस में बेसिक प्राइस हो गया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज हो गया, माइनस सब्सिडी हो गई। अब यार यहाँ पर आपने बता दिया कि यार बेसिक प्राइस, ये फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट होता है कि जो लाइक जो हमारे पास कोई जमीन है, ठीक है, या फिर हमारे पास लेबर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो हो गया, वो हमारे फैक्टर कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ओके, जिनसे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि यार जो एक उत्पाद है उसकी इकाई जो उत्पादक को वास्तव में प्राप्त होने वाली है और उसके द्वारा रखी जाने वाली है। सोचो यार, जब हम मार्केट में कोई चीज लॉन्च करते हैं, लेकर आते हैं, तो हमें जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की कि आप अपना बिजनेस करिए, ये प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, अच्छी बात है, हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं इसके लिए। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख किसी बिजनेस के लिए, तो 5 लाख की मुझे सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने। तब देखो 15 लाख में मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 प्रोडक्ट बना लिए। अब वो 100 प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लॉन्च किए। अब मार्केट में यार आप खुद सोचो ना, जब मार्केट में मेरा कंपटीशन जो है वो अदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने खुद से प्रोडक्ट बनाया उनके साथ है, तो सब्सिडी तो यहाँ पर काउंट होगी नहीं। यहाँ पर आएगा टैक्स, क्योंकि इस जो प्रोडक्ट मैं बेचूंगा 100 के 100, उनमें से जो मेरा रॉ मटेरियल में जितना खर्चा वगैरह, उन सब चीजों को काट के जो मेरा खुद का प्रॉफिट है उस पर टैक्स वगैरह भी तो लगेगा। तो टैक्स लगेगा इस प्रोडक्ट में, वो इंक्लूड है भैया, सब्सिडी इंक्लूड नहीं है। सब्सिडी होगी फैक्टर प्राइस पर इंक्लूड, ठीक है, जब हम फैक्टर प्राइस निकालते हैं, ठीक है, उसमें सब्सिडी इंक्लूड होगी और टैक्स एक्सक्लूड होगी। समझ गए? तो वही चीज ये बोल रहा है कि इन सब चीजों को काटने के बाद आपके पास जो धनराशि रखी वो उसका क्या है? बेसिक प्राइस का पार्ट है। तो सही है। सेकंड है, सेकंड क्या बोल रहा है? देखो ये मैं रब कर देता हूँ एक बार। तो सेकंड बोल रहा है भैया, इसमें उत्पादन पर आरोपित गैर उत्पाद कर शामिल होते हैं और प्राप्त की जाने वाली गैर उत्पाद सब्सिडी शामिल नहीं होती। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। आप ये देखो, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूड है और सब्सिडी जो है एक्सक्लूड है, वो नहीं है, ठीक है, सेकंड भी। उसके बाद थर्ड है कि भैया इसे या तो वर्तमान मूल्य पर बोले तो करंट प्राइस, या फिर स्थिर मूल्य पर कांस्टेंट प्राइस पर निकाल सकते हैं भाई, एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये भी भैया सही है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे एक स्टेटमेंट वगैरह आती है कि जो आपका करंट प्राइस है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ठीक है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें भैया करंट प्राइस में आपकी क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो उसमें काउंट होती है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो एक प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, वो उसमें होती है ऐड। कांस्टेंट प्राइस में वो नहीं होती है भैया, ठीक है, नॉट एडजस्टेड। क्योंकि कांस्टेंट प्राइस आप खुद देखो ना, जैसे हम निकालते हैं 2011-12 का बेस प्राइस हमने ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट ईयर का बेस ईयर, ठीक है, उस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ओके। उसके बाद है आपका सेकंड।
सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, 1 मिनट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा कि कथन एक है, दो स्टेटमेंट दी हुई है कि यदि निम्न आय वर्ग को कराधान से छूट देने के लिए आयकर स्लैब को संशोधित किया जाता है तो अर्थव्यवस्था एक प्रतिगामी कर व्यवस्था की ओर आयकर होती है, ठीक है, अग्रसर होती है, सॉरी। उसके बाद कथन सेकंड है, अब देखो ये स्टेटमेंट वगैरह जैसे मतलब एक्सप्लेन करेगी या नहीं करेगी, उसमें क्या है, आपको बीच में बिकॉज लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका कारण है या नहीं है, वो इससे आपको इजी हो जाएगा। अब देखो मैंने देखा कि यार ये बोल रहा है कि जो निम्न आय वर्ग है उसके कराधान छूट देने के लिए आयकर स्लैब को संशोधित किया जाता है तो प्रतिगामी कर व्यवस्था की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि बिकॉज कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी माना जाता है, ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनको क्या माना जाता है, रिग्रेसिव माना जाता है, बिकॉज क्योंकि इन्हें आय की परवाह किए बिना सभी वस्तुओं और सेवाओं पर समान रूप से लगाया जाता है। देखो यार इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको जीएसटी है। अब यार जीएसटी तो सबके लिए समान है, खुद सोचो ना कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे 0% है, जो मैकडोनाल्ड वगैरह पिज्जा वगैरह उस पर 5% है, प्रोसेस्ड फूड पर 12% है, ठीक है, 18% जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, 28% आपकी लग्जरी कार्स वगैरह उनके ऊपर है। तो भैया उसने तो पहले ही प्रोडक्ट वगैरह डिसाइड किए हुए हैं कि इन पर इतना परसेंट लगाना है मुझे, तो ये तो सही है क्योंकि सेवाओं पर समान रूप से लगाया गया। तो ये तो सही हो गया सेकंड स्टेटमेंट। बट फर्स्ट आपकी आपको लग रहा है कि ये सही है। देखो यार ये क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब आर रिवाइज, अगर उसे रिवाइज किया जाए तो एग्जाम अगर हमें जो लोअर इनकम वाले, मान के चलो कोई गरीब है और एक अमीर है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यार जो गरीब लोग हैं उन्हें टैक्स से बचा दिया जाए, लाइक उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाए, ठीक है, तो पॉपुलेशन फ्रॉम टैक्सेशन उन्हें अगर एग्जेम्प्ट किया जाए, बचाया जाए, तो जो इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड्स रिग्रेसिव टैक्स, तो क्या वो रिग्रेसिव टैक्स होगा, तो नहीं भैया, वो रिग्रेसिव टैक्स नहीं होगा। क्यों? वो कौन सा होगा, वो होगा आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ गए? क्यों? क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो यार रिग्रेसिव टैक्स में जो लाइक जो इनकम है, जो लाइक रिच पीपल हो गए या फिर पुअर हो गए, गरीब और अमीर दोनों के ऊपर समान टैक्स लगता है, ठीक है, तो इसमें जो अमीर है उसकी इनकम का तो बहुत कम परसेंट और जो गरीब है उसकी इनकम का ज्यादा परसेंट उसमें लग जाता है टैक्स में। जबकि जो प्रोग्रेसिव टैक्स है उसमें क्या है, उसमें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम इंक्रीज होती है, तो आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। आप मीन्स ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा कि आपकी जितनी ज्यादा इनकम हुई, ठीक है, उतना ही आपकी इनकम का परसेंटेज पैसा वो टैक्स में कट जाएगा। जैसे मान चलो गरीब की 100 रुपए है और अमीर की 1000 रुपए है, तो वो उसके टैक्स स्लैब दूसरे में आ गया और गरीब का उसमें ही रहा, तो गरीब के ऊपर कम और अमीर के ऊपर ज्यादा, उस तरीके से। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है और आपकी सेकंड सही है। समझ गए? तो आपका फर्स्ट राउंड तो डी इसका आंसर होगा। समझ गए? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका, देखो यार थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन से किसी अर्थव्यवस्था में स्टॉक परिवर्तन के रूप में शामिल होते हैं। देखो यार जब भी हम लोग लाइक नेशनल इनकम काउंट करते हैं किसी कंट्री की, ठीक है, देश की, देखो नेशनल इनकम से ये दूसरा है क्वेश्चन, और सेम वही उसी वाले पार्ट से ही इनकम वगैरह में टैक्सेशन में तीसरा क्वेश्चन है लगातार, ठीक है। तो भैया थोड़ा करके जाना क्योंकि बजट वाला ईयर रहा है तो पूछे जा सकते हैं भैया क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि स्टॉक दो चीजें होती हैं, देखो एक होता है स्टॉक और नेक्स्ट होता है क्या, फ्लो। इनमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। देखो स्टॉक का मतलब आपको सीधा ही पता चल रहा है कि यार कोई चीज है वो स्टॉक में रखी हुई है, एक तरह से फ्रीज है वो, ठीक है। वो क्या है कि वो लाइक इसमें टाइम डायमेंशन क्या है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अवेलेबल क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की एट ए पर्टिकुलर मूवमेंट, वो होता है स्टॉक। बट फ्लो आप वर्ड से समझ जाइए, फ्लो भैया आपका क्या है कि मूवमेंट ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, मूवमेंट की बात की जा रही है, चलायमान है, ठीक है। जैसे कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पर अपने डेस्टिनेशन पर जा रहा है, जैसे मैं आपको फ्लो के एग्जांपल्स बताऊं तो फ्लो में इनकम हो गई, आज आपकी ज़्यादा है, कभी किसी की ज़्यादा है, कम ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर खर्चा है, चलायमान है, कभी कम खर्चा कभी ज़्यादा खर्चा, ठीक है, जीडीपी है, डेप्रिसिएशन है।
तो यहां पर बोल रहा है कि वो स्टॉक स्टॉक के परिवर्त के रूप में कौन कौन से हैं। देखो, प्रचलित मुद्रा, मनी इन सर्कुलेशन, ये तो सही है। पूंजी, ये भी सही है। पर डेप्रिसिएशन, ये मूल्यह्रास जो है वो स्टॉक का पार्ट नहीं है भैया। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये मूवमेंट वगैरह की चीजें हैं और ये फ्लो का पार्ट है। तो ये तीसरा तो होगा नहीं, तीसरे से आप लोग हटा सकते हो, तो ऑप्शन होगा बी आपका, 1 2 4। और ये नेक्स्ट है लेबर फोर्स। तो सेम इसमें ये तीन चीजें तो आपकी हो गई जो लाइक स्टॉक में होगी। उसके बाद है लोन्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एसेट हो गया, वो भी ठीक है। जैसे देखो पॉपुलेशन, तो आप इसको इस तरह से काउंट मत करना कि ये तो आप फ्लो का पार्ट है, नहीं। एसेट वगैरह हो गई, ठीक है, वो चीज हो गई। या फिर लोन हो गई। देखो दो चीज होती है, एक तो लोन है, लोन तो है आपके स्टॉक का पार्ट, बट उस लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला, क्योंकि इंटरेस्ट कभी ज्यादा है कभी कम है, तो वो होगा आपके फ्लो का पार्ट। समझ गए? लोन है तो वो स्टॉक का पार्ट है, और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो हमारे फ्लो का पार्ट है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है भैया, और वो आपको बताना है। देखो यार, इसके लिए एग्रीकल्चर का डाटा जरूरी है कि हमारे जो लेटेस्ट जो ट्रेंड रहा है एग्रीकल्चर का, कि जो हमने प्रोड्यूस की है, प्रोडक्शन किस फसल का हमारा ज्यादा हुआ है, क्रॉप का, लाइक वीट का हुआ है, या फिर राइस का हुआ है, या किसी और चीज का हुआ है। तो देखो यार, मैं अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करूं तो उसमें हमारा वीट का नहीं है। वीट में देखा जाए तो हम सेकंड पर हैं, और यहाँ पर जो आपका चावल का है वो ज्यादा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कहीं भी चावल फर्स्ट में है तो सेकंड पर गेहूं नहीं है। ठीक है, तो चावल, गेहूं, और थर्ड पर तिलहन है, और फोर्थ पर ये क्या है, दलहन, जो पल्सेज है, ये रहा, व्हीट, ऑयल सीड्स एंड पल्सेज। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। तो देखो यार, ये आपको चीज को, जो नेशनल इनकम वगैरह है, इन सारी चीजों, टैक्सेशन, ये इनसे क्वेश्चन हर बार बनता है। आप अगर पीवाई को देखोगे तो पहले ही बना हुआ है। ये जो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्सेज है, तो इनसे तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आपने अगर पीवाई क्यू वगैरह करे होंगे तो आपको पता भी होगा उस चीज के बारे में। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए फिर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का मुद्रीकरण शामिल है। ओके, देखो यार, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है भैया। ठीक है, क्या क्या चीज इसमें शामिल होनी है, क्या क्या चीज नहीं। तो देखो भैया, ये मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज बता देता हूँ कि ये सेकंड है। ठीक है, दो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की गई है। फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी हमारी 2022 से 25। ठीक है, 2022 से 25, और सेकंड जो है वो हमारी 2025 से 30। ठीक है, और इसका टारगेट है 10 लाख न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10 लाख करोड़ की न्यू इन्वेस्टमेंट का। ओके, अब इसमें यार देखो, इसमें स्टेट पीएसयू जो है वो काउंट नहीं की गई है। ठीक है, राज्य सरकार दोनों की सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना नहीं भाई, नॉट स्टेट, ओनली सेंट्रल। तो पहले तो गलत हो गया। सेकंड है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की ब्राउन फील्ड परियोजना शामिल है। देखो बहुत बार हम लोग जो देखते हैं कि यार एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हमारी हमेशा रॉन्ग होती है, तो वो चीज हर कंडीशन में ठीक नहीं है। यहाँ पर जो ये चीज दी हुई है कि भैया केवल सार्वजनिक क्षेत्र की ब्राउन फील्ड परियोजना है। आपने पढ़ा होगा ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड हो गई पूरा पूरा एक न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, और ब्राउन फील्ड हो गई कि ऑलरेडी पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें थोड़ा रिनोवेशन कर दिया, थोड़ा डिजाइन बना दिया, इंटीरियर थोड़ा सही कर दिया, वो है ब्राउन फील्ड। तो इसमें केवल ब्राउन फील्ड परियोजना शामिल है, तो ये चीज आपकी सही है, इसमें केवल ब्राउन फील्ड ही शामिल है। थर्ड है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पीएसयूज वगैरह है कि परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के नाम प्राप्त निधि भारत के संचित निधि में जमा होती नहीं भैया, संचित निधि में नहीं होगी। ये उनके खुद के ही अपने लाइक जो अपने अपने खुद के अकाउंट्स वगैरह में ही, इंटरप्राइजेज में ही, एंटिटीज में ही, पीएसयूज की जो एंटिटीज हैं उनमें ही शामिल की जाएगी। जो संचित निधि है भारत की, उसमें नहीं होगी भैया। तो थर्ड भी गलत है, ओनली वन स्टेटमेंट आपकी सही है। इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे मान चलो ओनली ब्राउन फील्ड अगर बता दी मैंने,
स्टेट पीएसयू जिसमें शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मोनेटाइजेशन होगा उनके राइट्स का, ठीक है। इन्हें राइट्स दिए जाएंगे, राइट्स का ओनरशिप नहीं है। मान के चलो कि जो ब्राउनफील्ड परियोजना है उसका सिर्फ राइट्स मिलेगा, आपको ओनरशिप नहीं है। आपने जो परियोजना चलाई, ठीक है, वो सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको जो एसेट्स है वो हैंड बैक करने पड़ेंगे वापस गवर्नमेंट को, ठीक है, एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपको सिर्फ राइट दिया है, ओनरशिप नहीं दी है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कई वो स्टेटमेंट जरूर नहीं है कि ये जो 3 स्टेटमेंट ऐसे दी गई हैं वो ऐसे ही दे। वो हो सकता है कि इन 3 से अलग कि वो ओनरशिप या राइट्स पर बात कर दे कि भैया वो राइट्स के साथ साथ ओनरशिप भी दी जा रही है, तो ओनरशिप नहीं है भैया, सिर्फ राइट्स है, ठीक है। आपको हैंडबैक करना है गवर्नमेंट को वापस, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने के बाद, सारी चीजें होने के बाद। समझ गए? तो ये हो गया। उसके बाद है, ठीक है, आप लोग साथ के साथ कुछ कुछ चीजें जो आपको लगता है कि यार ये नहीं है, ये जाननी चाहिए थी, ये नहीं हो पाया, तो वो चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आप इच्छाधारी हैं। नेक्स्ट है कि वस्तु और सेवाओं में से किन्हें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में छूट प्राप्त है। देखो यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक जीएसटी के अंदर जिन्हें छूट वगैरह प्राप्त होती है, ठीक है। वो उसमें काउंट नहीं होते। जैसे मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि 0% फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को तो छूट हो गई एक तरह से, क्योंकि 0% उनके ऊपर जीएसटी। फिर 5% जो है आप पिज्जा वगैरह खाते हो, मैकडोनाल्ड वगैरह हो गया ये, ठीक है, बर्गर किंग वगैरह हो गया, 5%, ठीक है। तो उस तरीके से चलिए 12% प्रोसेस फूड पर। देखो ये कह रहा है कि विज्ञान सामग्री वाले समाचार पत्रों के मुद्रित संस्करण को छूट है, बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के गर्भ निरोध, ठीक है, उपायों को जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं तो उनको भी छूट प्राप्त है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर फिर देखो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गई कि भैया ये तो बहुत ज्यादा हार्श स्टेटमेंट हो रही है। सभी को, क्या सभी को है? तो भैया हाँ, सभी को है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जहां पर माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है और आप गलत कर सकते हो भैया, ठीक है। तो पता होना चाहिए सभी को है। और ऐसे ही सेम उसमें जो ओनली ब्राउनफील्ड, ओके। नमक और मसालों के साथ तैयार किए गए पैक किए गए और बिना लेबल लगाए गए पॉपकॉर्न को, तो ये इसमें शामिल नहीं है भैया। अब आप खुद देखो ना यार, प्रोसेस्ड फूड है ये, ठीक है। आपने मैंने आपको बताया कि भैया प्रोसेस्ड फूड पर कितना है, 12% लगता है, ठीक है। तो ये काउंट नहीं होगा भैया उसमें, इसे एग्जेप्शन छूट नहीं दी गई है। आपका भी पॉपकॉर्न्स वगैरह जो आपने देखा होगा, पैकेट्स जो आती हैं खाने वगैरह की, जो देखा होगा आपने, 5 रुपए की, 10 रुपए की आती है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो, लगती है भैया उनके ऊपर, क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड है, समझे? तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो तीसरे से आप लोग आ रहे आराम से, 3 ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 1 2 तो शामिल है। 4 है अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा वस्तुओं के परिवहन को, ये शामिल है भैया, इसको छूट है। और विदेशी राजनयिक, तो विदेशी राजनयिक वगैरह है, उनको कोई भी अगर चीज यहाँ पर कर रहे हैं तो उनको भी जीएसटी से छूट प्राप्त है भैया, ठीक है। डिप्लोमेट्स वगैरह जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनको भी छूट प्राप्त है। जैसे हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो फॉरेन कंट्री में, उनको छूट प्राप्त है, वैसे ही दूसरे जो हैं जो हमारी कंट्री में हैं, उनको छूट प्राप्त है। समझ गए? तो भैया इसका आंसर होगा सी, 1 2 4 5, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए भैया, क्या चीज शामिल है क्या नहीं है। हाँ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यार आपको पता होना चाहिए प्रोसेस्ड फूड कौन सा है और क्या चीजें हैं, लग्जरी आइटम्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो या तो वो कर लो, या फिर यहाँ से आप पता लगा लो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। अच्छा भैया, गेमिंग को लेकर कुछ चीजें हैं कि भैया लाइक जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में पबजी चला था, फ्री फायर, तो ये ऑनलाइन गेमिंग है। और गेमिंग इंडस्ट्री आपने देखा होगा कितना, मतलब पूरा देश भाई साहब ये चल रहा है। फिर इंडिया ने अपना चला दिया, ठीक है, फौजी करके कुछ। अब देखो, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम के लिए स्वचालित मार्ग के तहत, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। ये कह रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इज नॉट अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेम्स। तो क्या है, सही है? तो भैया देखो, ये गलत है, ठीक है। अनुमति है, और वो भी भैया अनुमति कितनी है एफडीआई की। ये मत सोचना कि ये 74% है या फिर 50% या 60%, नहीं भैया, ये पूरी पूरी 100% है। समझ गए? ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह इस वजह से न्यूज में है क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज की हैं। तो 100% है।
अच्छा, आपने देखा होगा कि गेम वगैरह जो होते हैं वो दो तरह के गेम होते हैं। एक होता है गेम ऑफ स्किल्स और एक होता है गेम ऑफ चांस, जिसमें आपकी लाइक किस्मत वगैरह होती है कि भैया जैसे आपने देखा होगा कि अ, पत्ती वगैरह खेलते हैं थी कि 5 आ जाए, तब इतने रुपए हैं, 5 आना ही आना चाहिए, तो वो चांस वाला है, वो स्किल्स वाला नहीं है। और ये जो एफडीआई वगैरह है, ये क्या होगी, 100% एफडीआई जो अलाउड है वो गेम ऑफ स्किल्स, स्किल्स में अलाउड है, ये चांस वाले में नहीं है भैया। ये चीज आपको याद रखना। यहाँ पर एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, लॉटरी, इसमें अलाउड नहीं है भैया। ठीक है, उन्हें एफडीआई से छूट दी गई है। वो एफडीआई उसमें लाइक एफडीआई आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसे कर दे कि गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ लाइक चांस दोनों में 100% एफडीआई अलाउड है, तो वो चीज गलत होगी। ओनली स्किल्स में अलाउड है, चांस में अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि सभी ऑनलाइन गेम्स पर वस्तु और सेवा कर लागू होता है। सभी पर लागू होता है तो भैया बिल्कुल सही है, ऑल ऑनलाइन गेम्स पर, ये ठीक है। कितना? अच्छा, जीएसटी, एक क्वेश्चन ये भी तो निकलता है कि यार कितना, क्योंकि जीएसटी की तो बहुत सारी रेंज है, लाइक 0, 5, ठीक है, 12, 18, 28, तो इसमें कितना है, 28% है, 28% जीएसटी। ठीक है, तो सेकंड तो सही है, फर्स्ट रॉन्ग हो गई। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचालय भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा था, बिल्कुल सही है। तो ओनली 2 एंड 3 आपकी करेक्ट है, फर्स्ट आपकी रॉन्ग है। ठीक है, ओके। और देखो ये एक चीज और है कि जो लाइक जीएसटी के अंदर स्किल्स और चांस दोनों ही काउंट होंगे, बट एफडीआई ओनली स्किल्स में काउंट, स्किल्स में आएगा, नॉट चांस। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंस है जो पता होना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि जब यार इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर विधेयक 2025 के संदर्भ में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, विचार करेंगे कथनों पर, क्या बोल रहा है। देखो यार, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं, देखो मैं आपको वो चीज बता दूं, जैसे कि लाइक आपके पास कोई वर्चुअल करेंसी है जो लाइक उसकी सॉफ्ट में है, वो सॉफ्ट कॉपी, एक तरह से आप देखते हो ना कि मेरे पास ये डाटा है, वो सॉफ्ट में है, हार्ड कॉपी उसकी नहीं है मेरे पास, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो सेम यही है कि वर्चुअली तो आपके पास वो है ऐप का एसेट, बट फिजिकली आप नहीं है, वो हार्ड में नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान चलो आपने क्रिप्टो करेंसी की बात कर ली, नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वो चीज हो गई, या फिर स्टेबल कॉइन्स, ठीक है, वो हो गया। तो यहाँ पर देखो, भारत में इन्हें संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में जाना जाता है, कि प्रॉपर्टी भी है, कैपिटल एसेट भी है, बिल्कुल सही भैया। क्योंकि यार आपकी प्रॉपर्टी है, वो फायदा आपको होगा, आप मान के चलो आपके पास क्रिप्टो करेंसी है कोई, तो वो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट है। आप जब उसे बेचोगे तो अब पैसा आपको ही तो मिलेगा, किसी और को थोड़ी ना मिलेगा। तो रियलिटी में वो संपत्ति किसकी हुई, वो संपत्ति आपकी हुई। समझ गए? तो ये चीज ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है। सेकंड है कि कर आवेदन के दौरान वीडीए धारिता की सूचना देने के विफल रहने पर उन संपत्तियों को आयोजित आय के रूप में माना जाएगा। ठीक है भैया, फेलर टू रिपोर्ट वीडीए होल्डिंग्स टू टैक्स फिलिंग विल लीड टू दीज एसेट्स बीइंग ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम। देखो यार, जब आप टैक्स वगैरह भरते हो, ठीक है, रियलिटी में बहुत बार जो टैक्स चोरी की जाती है, ठीक है, कि भैया मैं अपनी सारी इनकम क्यों बताऊं, है। तो वही सारी चीजें हैं कि यार ये तो मेरा डिजिटल है, एसेट है, और मेरे पास जो फिजिकल एसेट है उसी के मैं काउंट कर देता हूँ, और उसी से मान चलो मेरे पास मेरी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, 15 लाख, 15 लाख हो गई, ठीक है, उसमें जो 3 लाख है उस पर ऊपर टैक्स वगैरह जो भी लगना लग जाएगा। बाकी मेरे पास जो डिजिटल एसेट्स है, मान चलो मेरे पास कोई स्टेबल कॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है या नॉन फंजिबल टोकन है, वो मैंने एक तरह से बचा के रख दिया। वो मैंने नहीं बताया अगर सरकार को कि भैया मेरे पास ये भी चीजें हैं, बट सरकार ने अपने जो लाइक जो आयकर विधेयक 2025 है उसमें बोला हुआ है कि भैया वो आपके जो पूंजीगत परिसंपत्ति माना जाएगा, संपत्ति मानी जाएगी उन्हें आपकी, बट मैंने उसे बचा लिया, कर चोरी कर ली। तो भैया कल को आपको अगर सरकार को पता चलता है तो वो आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानी जाएगी, कि आपने हमें नहीं बताया, और आपको पर कार्रवाई हो सकती है, ये चीजें हैं। तो ये सही है सर, सेकंड वाला। थर्ड है कि क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स दोनों ही वीडियो माना जाता है, तो मैंने आपको बताया जरूर थोड़ी है क्रिप्टो करेंसी के बाद ये नॉन फंजिबल के साथ साथ
ये इसे ना देके वो बोलते कि स्टेबल कॉइन, तो वो सही है। तो आपकी तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है भैया। तो ये देखो लेटेस्ट है ये आयकर विधेयक जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स बिल है 2025। तो ठीक है, तो पता होना चाहिए भैया। तो मैं फिर कह रहा हूँ देखो, इनकम वाले से, टैक्सेशन वाले से, जीएसटी वगैरह, देखो टोटल 8 में से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं भैया उससे। ठीक है, 3 फर्स्ट वाले में और 2 ये इसमें, 5 बल्कि 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो भैया इसलिए जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए भैया सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि नेफ्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा कि यार जो पेमेंट सिस्टम्स वगैरह है, आरटीजीएस हो गया, नेफ्टी हो गया, आईएमपीएस हो गया, इनसे पेमेंट वगैरह की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये निकलता है कि यार आईएमपीएस हो गया, ये किसका है, किसने बनाया है, कौन संचालित करता है इसको। तो आईएमपीएस को तो करता है ये क्या बोलते हैं आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, एनपीसीआई। ठीक है, और बाकी जो आरटीजीएस हो गया और आपकी जो नेफ्ट हो गई, इसे करता है आरबीआई। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया ये पहले, ठीक है, आरटीजीएस को लेकर। ठीक है, अब देखो, यह एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है। ठीक है, जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई करता है, सही है। सेकंड है, आरबीआई द्वारा निधि अंतरण या प्राप्ति के लिए बैंकों में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बैंकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या शुल्क लेते हैं? तो नहीं भैया, तो सही है ये भी, बैंकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अगर मान चलो नेफ्टी के थ्रू कोई पेमेंट वगैरह की जा रही है, ठीक है, या आरटीजीएस के थ्रू की जा रही है, तो वो पेमेंट नहीं ली जाएगी। कुछ जैसे मतलब कि शुल्क दे दो आप थोड़ा सा, कि मान चलो आपने जब 10 लाख रुपए ट्रांसफर करे तो उसमें से कुछ पैसे हमारे हो गए, ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइड की है उस चीज को लेकर, तो ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है भैया। सही है स्टेटमेंट। ये मत सोचना कि भैया शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि फोन पे वगैरह में, ये जो फोन पे वगैरह है, तो ये अपने ट्रांजेक्शन के लिए आप कुछ रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। ठीक है, थर्ड है कि नेफ्टी प्रणाली के माध्यम से निधि अंतरण के लिए आरबीआई पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो कोई सीमा निर्धारित है या नहीं है? नो लिमिट, सॉरी। तो बिल्कुल सही है, कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि कितनी आप कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका उपयोग देश में क्या है, एनआरई और अनिवासी साधारण खातों में निधि अंतरण के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है भैया। तो इसके चारों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ये ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत होगी, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो है देखो ये कि एक तो शुल्क वाला, और एक ये कि भैया कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो हाँ भैया, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है, और सेम ऐसे ही कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यार जब कोई जब कोई किसी प्लेटफॉर्म से सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो प्लेटफॉर्म जो है वो अपने खुद का कुछ पैसा तो लेता होगा, कुछ शुल्क तो लेता होगा। जैसे आपने आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। ठीक है, जैसे उसमें लेते हैं, एटीएम वगैरह लेते हैं, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस वगैरह होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये 2 स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि भैया आरबीआई करती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मेन दिक्कत आ गई यहाँ पर। ओके, उसके बाद है देखो, ये जनरल रिपोर्ट अकाउंट हो गया, स्पेशल डिसबर्समेंट अकाउंट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। ये फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द न्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ किसके संदर्भ में है? ये आईएमएफ के संदर्भ में है भैया। क्योंकि ऑलरेडी पहले 2022 के क्वेश्चंस में आप देखोगे तो ये पूछा हुआ है भैया। ऐसा नहीं है किसी और अकाउंट की ये किसके इंस्ट्रूमेंट्स है, उस तरीके से। समझ गए? ओके सर, समझ गए हम लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, निम्न कथनों पर विचार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो ये मेनली कुछ कुछ ये ज्यादातर क्वेश्चंस आपके करंट से रिलेटेड है। ठीक है, और आते भी हैं भैया करंट से लिंक करके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो, इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। नहीं भैया, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आप खुद सोचो। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री जी? 1951 में। बताइए बताइए बताइए। नेहरू जी। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गई। उसके बाद है कि इसके अंतर्गत शामिल कानूनों को भारतीय संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है भैया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई भी कानून जाएगा तो उसे चुनौती दी जाएगी। इनमें किसी भी कानून को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है भैया।
देखो हम कोई किसी भी चीज को 9वीं अनुसूची में अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो भैया उसे ऐड करने के लिए हमें 368 में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जब हमने 9वीं अनुसूची बनाई थी, ठीक है, तो उसके तहत क्या चीजें हुई थी कि भैया इसमें जो भी चीज शामिल होगी तो उस पर ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। बट इसमें कुछ कुछ चीजें शामिल हुई, टाइम के साथ वो चेंज की गई, ठीक है। तो यही सारी चीजें, तो इसमें अगर हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो टाइम के साथ इसमें कुछ चीजें अलग से ऐड हुई हैं। सिर्फ नए शेड्यूल एग्रीकल्चर वाली चीजें ही इसमें शामिल नहीं है। इसमें हमने टाइम के साथ रिजर्वेशन जो पॉलिसीज है वो ऐड की, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज वो ऐड की, इसमें नेशनलाइजेशन जैसी चीजें कुछ ऐड की गई हैं इसमें। तो ये सही है, तो ओनली 2 और 3 आपके सही है। समझ गए? पता होनी चाहिए भैया ये चीजें। उसके बाद नेक्स्ट है कि रमेश को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। बिल्कुल है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन इसी एक स्टेटमेंट से है जो मैंने लाइन पढ़ी है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है? बताइए आप। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, नॉट पशुपत जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, आर्टिकल 21 के अंदर भैया। देखो ये जो लाइन है इसी से क्वेश्चन बन गया। समझ गए? चलिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। विद्युत बोर्ड का कर्तव्य है कि वह रमेश के लिए विद्युत उपलब्ध कराए। ठीक है, हालांकि बोर्ड में जानबूझकर अपना कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर दिया है और उसे विद्युत की सुविधा देने से वंचित कर दिया है। तो इससे अटल होकर आहत होकर रमेश ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। तो निम्न में से कौन सा एक न्यायालय द्वारा रमेश को विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश देने के लिए विद्युत बोर्ड को जारी की जानी चाहिए? यार आप एक चीज सोचो, जब हम 5 टाइप्स ऑफ रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2024 में भी आया हुआ है भैया। सोचो सोचो सोचो। हम्म। जिसमें कोई गवर्नमेंट कंपनी है, लाइक कोई भी सरकारी कंपनी हो गई या जो प्राइवेट कंपनी है, वो अगर गवर्नमेंट का काम कर रही है तो स्टेट का पार्ट है, तो उसके अगेंस्ट में वो मैंडेमस इशू किया जा सकता है। क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट में मैंडेमस इशू किया जाता है भैया। तो हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, परमादेश, हम आदेश देते हैं, कोर्ट बोलेगा कि हमने आदेश दिया है, अपनी हद में रहकर काम करो, और जो चीज आप दे रहे, जो चीज आपको प्रोवाइड करनी है, जो आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य कीजिए अपना पूरा। तो परमादेश आदेश दिया गया, क्योंकि ये विद्युत बोर्ड जो है वो पब्लिक एंटिटी है। समझ गए? तो इसके अगेंस्ट परमादेश इशू किया जाएगा। ठीक है भैया? ओके सर। और यहीं पर अगर मैं मान के चलूं ये पब्लिक एंटिटी की जगह प्राइवेट कोई कंपनी होती, वो बोल देता प्राइवेट कंपनी है, तब, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है और वो सरकारी काम कर रही है, तब क्या होता? तब भी मैंने वैसे किया जाता। ठीक है, अगर सर प्राइवेट कंपनी होकर सरकारी काम कर रही है तब, और जब तक वो सरकारी काम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मेंटेनेंस इशू किया जा सकता है, और सरकारी काम खत्म तब मेंटेनेंस इशू नहीं किया जाएगी, तब वो प्राइवेट ही मानी जाएगी। समझ गए? तो ग्लिच समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा सा, लाइक हो सकता है भैया कुछ भी। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत में जमानत के मानदंडों के संदर्भ में निम्न कथनों पर जांच कीजिए। जमानत, देखो मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल पढ़ाई है भैया पहले ही। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेगुलर बेल, मैंने आपको बताया एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है, स्टैट्यूटरी बेल, ओके, इंटरिम बेल। तो देखिए क्या बोलता है ये कि अग्रिम जमानत सीधे केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। तो बिल्कुल सही है भैया, वो उच्च न्यायालय भी दे सकता है आपको जो एंटिसिपेटरी बेल है। देखो ये केवल उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा दे सकती है, वो डायरेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कैन ओनली बी ग्रांटेड डायरेक्टली, हाई कोर्ट में जाकर आप डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, या पर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वहां से आप डायरेक्ट एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो। बिल्कुल सही भैया। आपने बहुत बार मूवीज वगैरह में, अमरीश पुरी की मूवीज वगैरह होती हैं, जैसे उसे पकड़ने के लिए कोई जाता है, ये रही मेरी एंटिसिपेटरी बेल, तो उस तरीके से। अच्छा, एंटिसिपेटरी बेल होती क्या है कि लाइक जैसे डर होता है अपने पकड़े जाने का, तब वो ली जाती है पहले ही। ठीक है, कि भैया मुझे जेल नहीं जाना है, मैं पहले अपने वकील से बात करके एंटिसिपेटरी बेल ले लेता हूँ, और जैसे ही पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो मैं बेल दिखा दूंगा कि ये रही मेरी जमानत, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, बात खत्म। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड, जो लाइक जितना उसे सजा सुनाई है, ठीक है, कि आधे से अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, यदि वह विचाराधीन कैदी बंदी के रूप में निर्धारित अवधि की आधी अवधि पहले ही पूर्ण कर चुका है। तो बिल्कुल सही है भैया। देखो यार,
आपने बीएनएस पढ़ी होगी, सीआरपीसी पढ़ी होगी, तो उसमें पहले ही बोला गया है कि विचाराधीन कैदी जो है ना, उनकी 1/3 सजा पूरी करने के बाद तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और विचाराधीन अब ये बोल रहा है कि आधे से अधिक अगर उन्होंने सजा की है तो पूरी कर चुकी है, तो विचाराधीन बंदी के रूप में निर्धारित अवधि की आधी अवधि पहले ही पूर्ण कर चुका है, तो उसे क्या है, हिरासत में नहीं रखा जाएगा। तो बिल्कुल सही है भैया। ये लेटेस्ट जो लाइक बीएनएस थी, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, सीआर सॉरी बीएनएसएस, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उससे है ये क्वेश्चन, जो बी वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सही है ये, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है आपकी। थर्ड है जो डिफॉल्ट बेल, मैंने आपको बताया कि अवधारणा तब लागू होती है जब जांच एजेंसी निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है। बिल्कुल सही है भैया। देखो स्टेटूटरी बेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो बेल है वो तब दी जाती है जब मान चलो इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो एक प्रॉपर टाइम के अंदर लाइक अगर मान के चलो हीनियस अपराध है, ठीक है, जैसे मान चलो 10 साल से ज्यादा का अपराध है, तो आपको मिलेंगे 90 दिन। और 10 साल से 10 ईयर से कम की सजा वाला अपराध है कोई, तो उसमें मिलेगा आपको 60 दिन। तो इन 90 और 60 दिनों के भीतर भीतर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, चार्जशीट फाइल करनी है, सारी चीजें कंप्लीट करनी है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, कि वो अब जमानत है, कि उसे जमानत मिल गई ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, तो ये है डिफॉल्ट बेल। समझ गए? तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है आपकी, कोई भी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है बी वाली, कि यदि उसने आधे से ज्यादा अपनी सजा विचार दिन कैदी के रूप में निर्धारित अवधि की आदि पूर्ण कर ली है, तो उसे लाइक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सही है आपकी, और ये बीएनएसएस से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग, ठीक है भैया, जो आपको देखा होगा 8 पे कमीशन, काफी न्यूज में भी रहा, चर्चा में भी रहा। ठीक है, तो प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ कि भैया महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप लोग सैलरी बढ़ाओ, ये 8 वेतन लागू करो। कितना, अब देखो कितना बेसिक पेपर कितना बढ़ेगा, क्या रेशो होगा, वो सारी चीजें जब इनकी रिपोर्ट आएगी तो अब हम देखेंगे। बट अभी क्या है कि के गठन को मंजूरी दी है, मंजूरी ठीक है भाई, गठन की मंजूरी मिल गई है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्न विभागों में से कौन सा केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, बताइए भैया। देखो यार 8वां जो पे कमीशन है, उसमें मेन चीजें हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर जो वे विभाग है वो उसमें शामिल होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि खर्चे वगैरह से रिलेटेड मामला है। ओके, देखो यार मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा आपको हो सकता है थोड़ी धुंधले धुंधले दिख रही हो, बट प्लीज एडजस्ट कर लेना भैया, क्योंकि दोनों चीजें मुझे शामिल रखनी थी, हिंदी भी इंग्लिश भी। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा ऐसे, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भैया। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद निम्न कथनों में से कौन सा एक विधि का शासन तथा विधि द्वारा शासन के बीच अंतर को सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो ये रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। देखो यार मैं सीधी सी अपने स्टेटमेंट बताता हूँ कि यार रूल ऑफ लॉ ये सेम कुछ कुछ उस तरीके से, जैसे हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कुछ कुछ उस तरीके से रिलेटेड है। बट यहाँ पर दिया हुआ कि रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, लाइक विधि का शासन, और विधि द्वारा शासन रूल बाय लॉ। कुछ कुछ वर्ड से ही हमें ये चीज समझ आ रही है कि भैया रूल बाय लॉ, विधि द्वारा, ये जो कानून मैंने बना दिया इसके द्वारा शासन किया जाएगा, और ये जो विधि बनी हुई है इसका शासन है। इसमें है देखो यार, विधि द्वारा शासन केवल प्रक्रियात्मक सुनिश्चित करता है। देखो रूल बाय लॉ इंश्योर्स ओनली प्रोसीजरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित करता है, किंतु विधि का शासन प्रक्रियात्मक न्याय और क्या है, न्याय दोनों की गारंटी देता है। लॉ गारंटी बोथ प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंसिव जस्टिस। ठीक है, वास्तविक न्याय दोनों की गारंटी देता है। जो विधि द्वारा शासन है वो तो केवल प्रक्रियात्मक, ठीक है। विधि, देखो यार आप खुद सोचो ना, विधि द्वारा जो कानून हमने बनाया है उसके द्वारा, मतलब कानून में लिखा है कि भैया ये चीज ऐसे नहीं होगी तो वो चीज ऐसे नहीं होगी। ठीक है, तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया वो ऐसी नहीं होगी तो वो है विधि द्वारा। ठीक है, बट विधि का शासन, उसमें क्या है, उसमें प्रक्रिया भी शामिल हो गई और उसमें आपका वास्तविक जो न्याय है वो भी शामिल हो गया, प्रक्रियात्मक न्याय और वास्तविक न्याय दोनों, प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंसिव जस्टिस।
ये देखो, ये मैं आपको सीधे से बता दूं, जो रूल ऑफ लॉ, रूल बाई लॉ, ये आर्टिकल आपके लाइक 14 से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात की जा रही है, ठीक है, उससे आपका रिलेटेड है, रूल ऑफ लॉ, रूल बाई लॉ, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक न्याय और जो वास्तविक न्याय, दोनों की गारंटी देता है। हालांकि ये सब्सटेंसिव और प्रोसीजर जस्टिस, ये दोनों चीजें हमारे आर्टिकल 15 के अंदर भी हैं, ठीक है। 15 नहीं, 19 के अंदर जब हम देखते हैं कि यार कोई चीज़ अगर गलत हो रही है, उसके ऊपर रीजनल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो सस्टेंसिव नेचर या फिर प्रोसीजर प्रोसीजर भी देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो आपकी सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना। देखो यार, ये कह रहा है कि उपयुक्त कार्यों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, जो प्रेसिडेंट करेंगे। तो वो बोल रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना। तो भैया संख्या निर्धारित करना तो बिल्कुल, ये तो लाइक कहीं ना कहीं सही है। तो संख्या कौन निर्धारित करता है? अम, जैसे चीफ जस्टिस होंगे या फिर अदर जजेस होंगे, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 216 हाईकोर्ट वाले में। प्रेसिडेंट डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ जजेज, तो ये तो सही है, तो एक सही है। तो भैया ये काट दो, ये काट दो, और या तो तीनों सही या फिर एक ही सही। देखो, उच्च न्यायालय की अधिकारिता को किसी संघ या राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करना, तो ये गलत है। ये काम कौन करेगा? ये पार्लियामेंट करेगी। मान के चलो ये हाई कोर्ट है एक, तो उसकी जो लाइक जो जुरिडिक्शन है, उसे किसी और स्टेट तक पहुंचाना, एक्सक्लूड करना, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को उस हाई कोर्ट के अंदर में रखना, कि भैया ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये इस हाई कोर्ट के अंडर में आएगी, उसकी जुरिडिक्शन में आएगी। तो ये काम प्रेसिडेंट थोड़ा ना करेंगे, ये काम तो पार्लियामेंट का है। तो ये काम होगा पार्लियामेंट का, ठीक है। उसके बाद है दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करा, तो ये भी पार्लियामेंट का काम भैया, ठीक है। तो ये भी गलत है। हाँ, हालांकि आपको पता होना चाहिए भैया ये सारी चीजें कौन पार्लियामेंट और कौन प्रेसिडेंट का काम है। जरूर नहीं है, ये तो हाई कोर्ट के लेवल पे पूछ दिया, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पूछते। तो ओनली वन आपके सही है, एक दो तीन नहीं होगा, ठीक है। दो और तीन आपकी इनकरेक्ट है। यहाँ पर उसने राष्ट्रपति का पूछा है, हो सकता है वो पार्लियामेंट का पूछते, ठीक है। अब इसी में ही साथ के साथ, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना, ठीक है, 216 में प्लस उसके अलावा और भी काम हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। क्या? कि जो एज को लेकर क्वेश्चन है, ठीक है, जो जजेस की, वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, 217 में है। हालांकि प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा। उसके बाद है कुछ एडिशनल जो जज हैं, जैसे वर्कलोड ज्यादा हो गया तो उन एडिशनल जजेस को क्या करना है? अपॉइंट करना। वो भी क्या करेंगे? वो भी प्रेसिडेंट करेंगे, आर्टिकल 224। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। ओके। तो आई होप आप लोग अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, बस समझ आ रही होंगी आपको सारी चीजें, क्योंकि ना तो मैं ज़्यादा स्पीड में रख रहा हूँ और ना ज़्यादा आराम आराम से, तो सारी चीज़ें बड़े आराम से आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि ई आर ओ नेट पोर्टल एक एकीकृत डेटाबेस प्रणाली है जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों में, संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान सूची प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए विकसित किया गया। तो भी ठीक है भैया। बहुत बार हम लोगों के माइंड में ये आएगा कि यार यूरो नेट, कुछ नेट नेट टाइप, कुछ इंटरनेट वगैरह ऐसी चीजों से रिलेटेड होगा, तो यार इलेक्शन कमीशन कहाँ से करेगा? तो ये लेटेस्ट, ये करंट अफेयर्स की न्यूज है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड पूछे गए हैं भैया, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। तो ये किसका है? ये सही है, निर्वाचन आयोग के, इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। नेक्स्ट है ईआरओ नेट पोर्टल के कार्यान्वयन में पहले विभिन्न राज्यों के मतदाताओं के लिए समान एपिक संख्या होना संभव था। बिल्कुल सही है भैया ये। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के वायसराय को असाधारण स्थिति में अध्यादेश, यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1861 से है ये तो, इसमें क्या ही चीजें मतलब बताना है, ठीक है। 1833 वाले में तो जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। तो भारत और अमेरिकी संविधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो यार, यूपीएससी का एक फेवरेट थीम है कि वो कंपैरिजन बहुत करता है। या तो किसी कंट्री के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कंपैरिजन कर देगा, या फिर किसी ट्रेड को लेकर कर देगा, किसी और चीज़ को, किसी और प्रोसीजर को लेकर वो कर देगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पहले भी आपने अगर पीवाई को किए हैं, अच्छे से एनालाइज किया है, तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि पहले ब्रिटेन से भी किया हुआ है,
जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो जापान वाले में भी है, ब्रिटेन वाले में भी है, तो उसको लेकर भी पूछ सकता है वो। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अमेरिकी संविधान न्यायिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, जबकि भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। नहीं भैया, आप खुद सोचो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार इंडिया के अंदर ना तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है और ना ही पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। दोनों एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। ठीक है। वो कुछ चीजों में उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, वो कुछ चीजों में उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ओके। वी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया आपका। सेकंड है कि अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान, ठीक है, स्पष्ट रूप से मूल कर्तव्यों का प्रावधान करता है। तो क्या मूल कर्तव्य हमारे यहाँ है? तो बिल्कुल है भैया, सही है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। ओके, क्या माने? अमेरिका और भारतीय दोनों संविधानों के अनुसार कानून बनाने की अवशेष शक्तियां संघ की विधायी कामनी नहीं भैया। देखो हमारे इंडिया के अंदर तो है यूनियन, संघ में है क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन की पावर थोड़ी ज्यादा है स्टेट से, बट अमेरिका के अंदर ये पावर किसको है? स्टेट्स को है। जब आप यूएसए का थोड़ा सा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है। अवशेष लगती हैं, जैसे यूएसए के स्टेट्स का कानून, स्टेट्स का खुद का अपना कोर्ट वगैरह होता है, खुद की अपनी चीजें होती हैं, और जो अखिल सर्विसेज जो होती हैं। ठीक है। तो वो स्टेट्स के अलग है, स्टेट के अलग, सेंटर के अलग है, सबका अपना अपना चीजें हैं। ठीक है। तो ये ओनली वन स्टेटमेंट आपकी सेकंड वाली वो है सही, बाकी ये रॉन्ग है। ओके, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, करते हैं विचार। अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। क्या इसे डिफाइन किया गया है? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं भैया, इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को दोनों शामिल है। देखो यार, भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यक शामिल तो हैं, बट क्या एक्सप्लिसिटली डिफाइन है? डिफाइन किया गया उस चीज को? नहीं भैया, डिफाइन नहीं है। ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लाइक आरक्षण से संबंधित बंधुओं के अनुपालन में छूट दी गई। बिल्कुल सही है भैया। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर exempt from adhering to the economic weaker section reservation requirement in admission under the RT Act 2009। तो लाइक इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम्ड फ्रॉम adhering the economic, नहीं नहीं भैया, ये गलत है आपका। ये सीधा सीधा बोल रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षा संस्थान है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, ये सही नहीं है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो उनमें ईडब्ल्यूएस को भी प्रवेश दिया जा सकता है, तो ये गलत है भैया। ईडब्ल्यूएस को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ईडब्ल्यूएस प्रवेश नहीं ले सकता है भैया, तो ये चीज गलत है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार निरपेक्ष है। तो क्या है सही है? तो भैया निरपेक्ष तो नहीं है भैया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एब्सोल्यूट, नहीं भैया, ये इसका अधिकार नहीं है। ये एब्सोल्यूट अगर माना जाएगा ना, वो आर्टिकल 29-30 में है अल्पसंख्यकों से रिलेटेड। तो आर्टिकल 29 के अंदर लाइक जो चीज है कि उन्हें अपनी भाषा बनाए रखने का, उसे कंजर्व करने का, उसे प्रोटेक्शन करने का, वो राइट जो है वो आपका एब्सोल्यूट है। ये शिक्षा संस्थान वाला राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो पहला गलत और थर्ड गलत, तो यार तीसरे के हिसाब से तो तीनों गलत है। तो ओनली दो स्टेटमेंट आपकी सही है। कौन सा सही है? देखो एक बार दूसरी स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ने दीजिए, फिर देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपकी बोल रही है कि भैया, देखो ये पढ़ने में थोड़ा हो सकता है कि देखो, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्ट, ठीक है, एग्जेम्प्ट छूट दी गई है उन्हें, ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, फॉर एडहरिंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, जो ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया 10%, ठीक है, रिक्वायरमेंट इन एडमिशन अंडर द आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 के तहत जो छूट दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ईडब्ल्यूएस है उन्हें माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं दिया जा सकता, उन्हें एग्जाम्प्ट है, वो उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये चीज सही है भैया। ठीक है, ओनली दो सही है इसका, ये एकदम करेक्ट है। ओके, तो ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका
तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में देखो यार, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। देखो हिंदी में भी किस तरीके से लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखो। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ यार आपको कि सिर्फ हिंदी के भरोसे मत रहिए, इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हिंदी में आपको समझ नहीं आएंगी, इंग्लिश से आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी जो यूपीएससी है आपने पहले ही लिख के रखती है, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है ना स्टार्टिंग पेज पर ही जो गाइडलाइंस दी हुई है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है किसी लैंग्वेज को लेकर तो वो इंग्लिश को मान्यता देंगे। ठीक है, इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा ना कि हिंदी को। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि यार इंग्लिश से इतना डरो नहीं, इंग्लिश को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि लाइक, ठीक है ये तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ समाचार पत्र हैं भैया, किस किस के हैं, जैसे उद्बोधन है स्वामी विवेकानंद का। तो क्या है इसमें स्वामी विवेकानंद का है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, उद्बोधन। ठीक है, दी कॉमरेड ये एल एम घोष का नहीं है, ये कुछ मोहम्मद लाइक कुछ करके है भैया, रसूल या फिर कुछ ऐसे करके है, ये इनका नहीं है। नवजीवन महात्मा गांधी का है। तो ये दो गलत हो गई, ओनली वन सही है। निम्न में से किसने 1881 में नव विधान, अरे भाई ये केशव चंद्र सेन है, आपने पढ़ा होगा भैया। ठीक है, तो इनमें से कुछ ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। 1885 में जो रखमाबाई हैं, ठीक है, रखमाबाई रॉक, बाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार को संपत्ति ना सम्मति आयु अधिनियम जो एज ऑफ कंसेंट है, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित करने के लिए प्रेरित किया था। बिल्कुल सही भैया, किया था। ठीक है, और इनमें शामिल भी थे बहराम जी मालावारी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तिलक जी, पंडित रमाबाई और बहराम जी मालावार इससे जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही है। महारानी विक्टोरिया ने इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और न्यायालय के अंतिम निर्णय को बदलने के लिए अपने शाही विशेषाधिकार का प्रयोग किया था। बताइए भाई, इंटरवेन किया था। देखो यार, इस चीज को लेकर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये चीज कहीं उस पर लिखी हुई नहीं है। बहुत सारी चीजें देखने के बाद पता चलता है कि यार कुछ अच्छी बुक पढ़ोगे तो कि महारानी विक्टोरिया ने ऐसा कुछ किया भी था। तो ये सही है, हस्तक्षेप किया था उन्होंने, कि जब किया था कि यार एज ऑफ कंसेंट बिल जो है उसमें एज बढ़ा दी जाए, तो उसमें हस्तक्षेप किया था और न्यायालय के विरुद्ध जो अंतिम निर्णय था उसके विरुद्ध अपने विशेषाधिकार को यूज किया था उन्होंने। तीनों ही इसके स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर के प्रति जो ब्रिटिश है और भारतीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने तत्काल स्वतंत्रता दिए जाने की मांग की और वह अंग्रेजों को अल्टीमेटम देकर विरोध करना चाहते थे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तत्काल स्वतंत्रता चाहिए भाई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, काफी सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं सही है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने से पूर्व तत्काल स्वतंत्रता दिए जाने की मांग पर सहमत थे। नहीं भैया, ये सहमत नहीं थी। ठीक है, तत्काल स्वतंत्रता पर। उसके बाद लेबर पार्टी के सदस्यों सहित ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने युद्ध के दौरान भारत में एक राष्ट्रीय सरकार का पुरजोर समर्थन किया। नहीं भैया, नहीं किया था। पुरजोर समर्थन लेबर पार्टी की वजह से ही तो जो जो माउंट बेटन था वो उसी का ही तो था, लेबर पार्टी से भेजा था माउंट बेटन प्लान बनाने के लिए कि उन्हें अब स्वतंत्रता दे दो, हम उनके ऊपर कोई कब्जा वगैरह नहीं करेंगे, तो उन्हें स्वतंत्र कर दो। वो लेबर पार्टी की तो देन थी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी पहले तो कंजर्वेटिव पार्टी थी जो उस पर कब्जा बढ़ाना चाहती थी कि नहीं हम इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर जब जो लाइक इलेक्शंस वगैरह हुए वहां पर ब्रिटेन में, तो उसमें जो लेबर पार्टी थी वो जीत गई थी, तो उन्हीं के आदेश के थ्रू ही तो हमें स्वतंत्रता मिली। तो ओनली वन स्टेटमेंट आपकी सही है, जो ये फर्स्ट वाली है, बाकी ये गलत है। उसके बाद है निम्न लक्ष्यों में से कौन से 1937 के कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में शामिल थे। बताइए भाई, कौन कौन से शामिल थे भारतीय चुनाव घोषणा पत्र में या कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या करना है, पुट एंड द एड ऑफ लाइक समाप्त करना। देखो, तो पुट एन एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है। क्या ये सही है? तो ट्रेड यूनियन के गठन का अधिकार प्रदान करना बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता को समाप्त करना बिल्कुल सही है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, ये नहीं है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं था भैया, बाकी तीनों थे। नेक्स्ट कथन वन और कथन टू। कथन वन क्या बोल रहा है कि राज्य सचिव अंततः ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। अरे भाई साहब, बताइए, क्या वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था राज्य सचिव? यार ब्रिटिश क्राउन के प्रति कैसे हो सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी था वो, क्राउन के प्रति थोड़ा ना था। सेकंड है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था। ये तो सही है, ब्रिटिश क्राउन का हाथ में चला गया था।
बट जो राज्य सचिव जो है वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी था। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है आपका, डी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न व्यक्तियों में से किसने साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के लोकप्रिय नारे दिए थे। देखो यार, लोकप्रिय नारे दिए थे, हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ, और यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज बीन क्रेडिट विद द कॉइनेज ऑफ द पॉपुलर स्लोगन्स। कॉइनेज लिखा था, बताया था क्या क्या चीज बोली, तो इसमें यूसुफ मेहराली, मेहराली, ठीक है, ये आएंगे इसमें। नॉट ये लोकप्रिय नारे दिए थे ऐसे छोड़कर, अब ये तो भाई साहब महात्मा गांधी जी ने बताया था भारत छोड़ो, तो क्या हम उसमें महात्मा गांधी लिख दें? नहीं, क्या आएगा इसमें? यूसुफ मेहराली। समझ गए? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भैया। आगे आ गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो, बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, ये बोल रहे हैं कि जाति को ध्यान में रखे बिना कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता था। बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि जात पात ऊंच नीच ये सारी चीजें तो जो बौद्ध संघ थे उसमें नहीं मानी जाती थी, आज भी ऐसा ही है। तो अगर आप बौद्ध संघ में शामिल हो रहे हो तो अपनी जाति धर्म ये सारी चीजें बाहर छोड़कर आप तब आप ऐड हो सकते हो। अपराधियों को भी संघ में प्रवेश दिया नहीं भैया, अपराधी कहाँ संघ में प्रवेश दिया जाता था उनको, पहले ही बोल रखा था कि जो क्रिमिनल हो गए, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, मर्डर हो गए, ठीक है, ये भैया शामिल नहीं होंगे। आरंभ में बुद्ध महिलाओं को संघ में प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल सही भैया, पक्ष में देने के नहीं थे, पर उनके जो शिष्य हैं उपाली, उन्होंने बोला तो भाई आनंद रूपाली थे, तब जाके उन्होंने, तो ठीक है भैया। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी कि ये जो बौद्ध धर्म है वो जहाँ कहीं हजारों सालों तक चल सकता था, वो 500 साल ही चलेगा, क्योंकि अब महिलाएं आ जाएंगी। अब आप खुद सोचिए यार, संघ में जब महिलाएं आ जाएंगी तो जो इंसानी बुद्धि है, वो माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, काम सूत्र की तरफ जाएगा, काम वासना की तरफ जाएगा। तो वो जो उन्होंने जो लाइक एक तरह से साधना जैसी चीजों की, वो कहाँ रह जाएंगे भाई, ठीक है। तो ओनली दो स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है, तो सेकंड वाली है वो गलत है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन, ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई जो लाइक प्रिजनर्स थे, ठीक है, युद्धबंदी जो थे, उनको धान की खेती जैसे श्रम गहन कार्यों में लगाया जाता था। शस्त्र निर्माता, जहाज निर्माता, या फिर जो लाइक शिल्पकार थे, जैसे कारीगरों को करों के भुगतान से छूट दे दी गई थी। बिल्कुल सही है। कौटिल्य के मूल्य निर्धारण और कराधान के अंतर्गत आने वाली मदों में पशुओं को भी शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है। और ये जो युद्धबंदी है ना, धान की खेती जैसे गहन कार्यों में शामिल किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने देखा होगा धान की खेती, धान की खेती वगैरह, रोप बेल्स वगैरह जो रस्सियों से, ये सारी चीजें वहां पर देखी होंगी आपने। तीनों ही आपकी स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। उसके बाद है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्न में से किसे निगंध नागपुत्र के रूप में जाना जाता है। देखो ये रहा, निगंथा नाथ, नाथपुत्र, ये आएगा भाई आपके क्या, वर्धमान महावीर। ठीक है, देखो यार, इस चीज से क्वेश्चन आपने 2024 में देखा होगा, जिसमें जो तीन स्टेटमेंट दी हुई कि ये किस किस का नाम है, तो उसमें एक का नाम नहीं है, ये निगंथा कुछ करके, ठीक है, न्यायपुत्र उस तरीके से करके। देखो, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक दृष्टि से लक्षद्वीप के सर्वाधिक निकट है। अब यार कुछ देखो यार, भूगोल, ये लक्षद्वीप है, यहाँ एक, यहाँ मिनिकॉय है, इधर सोकोत्रा है, इधर नीचे मालदीव है, ठीक है, फिर यहाँ सेशेल्स है जो विक्टोरिया वगैरह है। तो देखो, मालदीव मिनिकॉय इसमें दे नहीं रखा, ठीक है, मालदीव इसमें है नहीं, ठीक है, सोकोत्रा भी इसमें नहीं दे रखा। तो बाकी ये जो द्वीप है, बाकी जितने भी है वो, उसमें सबसे नजदीक यहाँ मेडागास्कर बिल्कुल नीचे जाएगा, तो सेशेल्स ही है जो पास में पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद है, निम्न में से कौन से ग्लेशियर, ठीक है, या सरोवर अलकनंदा नदी को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष इनकी सहायक नदियों के माध्यम से जल प्रदान करते हैं। कौन से हैं भैया? देखो यार, इसमें स्टार्टिंग के लाइक जेमो ग्लेशियर हो गया, क्या है, ठीक है, जेमू, ये जेमो ग्लेशियर, रिमो ग्लेशियर, चोराबारी, बैंक ग्लेशियर। तो तीसरा तो है भैया, चोराबारी वाला। तो 3 4 5 या 2 3 4 या 1 3 4। हम्म तो इसमें है, देखो, जेमू और रिमो ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। जेमू ग्लेशियर 3 4 5 जो है वो शामिल, क्योंकि जेमू ग्लेशियर आप खुद सोचो ना, ये थोड़ा लाइक तिस्ता रिवर साइड से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो पहले से इसको काट दो, इसको काट दो, बचा क्या? 3 4 5, 4 5 तो उसमें शामिल है, तीन भी है, तो भैया 5 इसमें है, वो ये है बी, 3 4 5 ये है इसमें। समझ गए?
उसके बाद है भारत के निम्न सेल क्रम में से किसमें लोह, ठीक है, अयस्क, तांबा, यूरेनियम और एंटीमनी के प्रचुर। देखो यार, मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे हम लोग बात करते हैं जो इग्नियस रॉक, ठीक है, जैसे हम बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, आग्नेय आंतरिक, फिर उसके बाद है लाइक जो ये क्या बोलते हैं, कर्नाटक साइड है, एमपी, विंध्यन, ठीक है, धारवाड़, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, बट यहाँ पर उन्होंने उनके टाइप्स के क्योंकि ये टाइप्स हैं, बट उसमें कुछ कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, उन कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका आएगा सीधा गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम उसी का ही पार्ट है वो, ठीक है, आग्नेय, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन, ठीक है। तो मेनली ये जो होंगे ये धारवाड़ वाले में मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। हाई क्वालिटी का, लो क्वालिटी का मिलेगा आपका कुड़प्पा में, और विंध्यन में आपको क्या होगा, लो क्वालिटी का जो ये नॉन मेटल्स वगैरह वो चीज मिलेगी, ठीक है। तो गुड़ ये गोंडवाना सेल का पार्ट है, ठीक है, रॉक सिस्टम का। उसके बाद भैया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पश्चिम में सिंधु गौड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र गौड़ तक पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। अच्छा जी, हिमालय का पश्चिमी अक्षांशीय सिंटेक्शियल जो बैंड है वो काराकोरम की श्रेणी K2 शिखर के लिए निकट अवस्थित है, जबकि पूर्वी अक्षांशीय नामचबरवा के निकट है। देखो यार, नामचबरवा तो ठीक है, बट ये काराकोरम ये नहीं है भैया, ठीक है। और फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सही है, ये ओनली फर्स्ट आपका सही होगा, ये जो सेकंड है वो आपका गलत होगा, ठीक है। सिंटेक्शियल बैंड ये भैया K2 का पार्ट नहीं है भैया, K2 जो ये काराकोरम रेंज है वो इसमें पार्ट नहीं होगा भैया, ठीक है, ठीक है भैया। चले फिर नेक्स्ट पर, चलिए जी। देखो ये जो है ना, ये इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो नंगा पर्वत है, ठीक है। जो वेस्टर्न सिंटेक्शियल बैंड है वो नंगा पर्वत है, नॉट काराकोरम, ठीक है। जो जास्कर रेंज का है ये नंगा पर्वत पर है, नंगा पर्वत जास्कर रेंज, ठीक है। तो ये इसका नहीं है भैया काराकोरम वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। देखो यदि सब कुछ समान रहता है और केवल पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, मतलब बदल दी जाती है, ठीक है, डायरेक्शन जो है, रोटेशन जो है रिवर्स कर दी जाती है, तो भारतीय मानक समय के अनुसार 15 जनवरी की दोपहर के समय 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मानक समय क्या रहेगा। देखो यार, इसका सीधा सा उत्तर है, देखो है जो 15 जनवरी की दोपहर के समय, तो 12 PM, ठीक है, 15 जनवरी। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखो आपको, देखो यार, अगर देखो 82.5 डिग्री का मतलब सीधा सा मतलब है 12 घंटा, ओ सॉरी, 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा इससे, ये जो ग्रीनविच लाइन है इससे हमारी जो इंडियन टाइम लाइन है, ठीक है, वो 5.5 घंटे आगे है, ए हेड, ठीक है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ ये 5.5 घंटे इधर है, ठीक है, इससे कर लेते हैं, ये 5.5 घंटे इधर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो 5.5 घंटे, अब ये कह रहा है कि इसे रिवर्स कर दी जाए, तो ये 5.5 घंटे इधर आ जाए, ठीक है। तो ये वेस्ट 82.5 डिग्री, ये वेस्ट और ये ईस्ट में है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया अब देखो, अगर ये सीधी ही चलती, अगर ये सीधी मतलब रिवर्स नहीं है कुछ भी, तो भैया अगर यहाँ से काउंट करके, तो ये 5.5 घंटे तो ये हो गए यहाँ तक, और यहाँ से 5.5 घंटे ये हो गए, तो टोटल 11 घंटे हो गए ना, तो 11 आवर हो गई। तो जो 12 PM है उसमें से 12 PM में से 11 घंटे माइनस कर देते, 11 आवर, ठीक है। तो टाइम जितना आ जाता वो तो होता नॉर्मल कंडीशंस में, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया वो उत्क्रमित रिवर्स कर दी गई है, तो रिवर्स अगर कर दी गई है तो 12 PM तो ये हो गए, प्लस इसमें 11 घंटे ऐड कर देंगे, तो 11 PM हो जाएगा कितना, 15 जनवरी को, ठीक है। अब देखो समझ में नहीं आया होगा, 12 PM, जो 12 PM जो बचे हुए हैं, ठीक है, क्यों हमने ये ऐड किया है, देखो भैया ये यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, रिवर्स देखो, यहाँ इंडियन टाइम लाइन से काउंट करके यहाँ वेस्ट, ठीक, देखो ईस्ट पर है ये, ईस्ट पर तो 5, यहाँ से जो ग्रीनविच लाइन है यहाँ से हम 5.5 घंटे आगे है ना, और यहाँ वेस्ट पर 5.5 घंटे पीछे हो गए, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 82.5 डिग्री वेस्ट, तो ये इन दोनों कंपेरिजन में कि यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो 11 घंटे माइनस कर दो, उसमें प्लस कर दो, सॉरी, क्योंकि रिवर्स हो गई है, तो इस वजह से 11 PM आ जाएगा, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर पर मानक समय क्या है, पश्चिम देशांतर यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ 12 हो गए हैं तो यहाँ कितना है, समझ गए ना, इस तरीके से रिवर्स कर दी गई है, तो आई होप समझ गए होंगे आप।
जहाँ तक है टाइम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि भैया 1 डिग्री में वो 4 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है ये, ठीक है। तो उस तरीके से ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो समझा दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन आ चुका है ये एक बार आया हुआ है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत में कॉफी की खेती के लिए पश्चिमी घाट के लाइक जो उत्तरी और पूर्वी ढालों पर प्राथमिकता देने का सही कारण क्या है? अब यार खुद देखो यार, उत्तरी और पूर्वी ढालों को प्राथमिकता, पश्चिम घाट अगर ऐसे है तो ये रहा पूर्वी ढाल, तो इसको क्यों हम इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं? क्योंकि भैया ये ढाल जो है दोपहर की जो तेज धूप है उसके संपर्क में कम आते हैं। अब आप खुद सोचो ना, कॉफी कॉफी के लिए तेज धूप या तेज सर्दी वो नुकसानदेह होती है, ठीक है। उसे टी के लिए सही है, क्योंकि टी की जो पत्तियां हैं वो उसके लिए ज्यादा धूप और वो चीज चाहिए फ्रेशनेस के लिए, बट कॉफी वो ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब हम ये अलग अलग क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, उस तरीके से, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर धूप कम रहेगी, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने हथियार पूर्वानुमान के अनुसार अफ्रीका के धीरे धीरे दो अलग अलग हिस्सों में, तो यार आपने देखा होगा जो ये विक्टोरिया लाइक विक्टोरिया झील है, इधर से ऐसे काउंट करके ये रिफ्ट टाइप बन रही है, यहाँ से एक समुद्र की जैसी ओशंस बन रहा है यहाँ से, जो इसका ईस्ट कट है, जो ये रेड सी के साइड जा रहा है बावन, ठीक है। जो ईस्ट ईस्ट कोस्ट और जो वेस्ट है ये इधर आपका टंगनाइका के पास है। तो ये कह रहा है कि महान भ्रंश घाटी जो है ये उत्तरी सीरिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका के मध्य मोजाम्बिक तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। यहाँ इधर लाइक सीरिया से लेकर मोजाम्बिक इधर है, ठीक है। नीचे तक इधर मोजाम्बिक है, ठीक है, अफ्रीका वाले में, तो ये इस तरीके से रिफ्ट जा रही है। विश्व की ताजे जल की सबसे ऊंची सबसे लंबी झील टंगनाइका झील सक्रिय पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश के पश्चिम भाग से अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और अदन की खाड़ी जो बे ऑफ अदन, एडन बे, ठीक है, वो इसका पूर्व है, मतलब पूर्व एडन बे से लेकर और ये पश्चिम पार्ट इसका है जो टंगनाइका लेक यहाँ तक शामिल है, तो बिल्कुल सही है भैया, तीनों है इसकी, ठीक है। तो तीनों पार्ट इसके शामिल है भैया इसमें, ओके। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा? देखो, आयु पिरामिड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। त्रिभुजाकार आयु पिरामिड बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है, त्रिभुजाकार इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये यहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा है तो बढ़ती हुई है, सही है। घटती हुई जनसंख्या में अधिकांश व्यक्ति उच्चतम आयु वर्ग के होते हैं, देखो, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या में तो बढ़ती हुई है यहाँ, और ऐसे इस तरीके से बढ़ती रही है, तो क्या ये सही है? घटती हुई जनसंख्या में अधिकतम व्यक्ति उच्चतम जनसंख्या आयु वर्ग के होते हैं, और शिथिल जनसंख्या में अधिकतम व्यक्ति शिथिल में प्रजननेतर चरण के होते हैं, तो क्या ये सही है भैया, बताओ। तो भैया देखो, ये जो चीज है, ये जो सेकंड वाला है ये सही है, क्योंकि घटती हुई जनसंख्या में अधिकतम ये आयु वर्ग के होते हैं, शिथिल जनसंख्या में अधिकांश व्यक्ति प्रजननेतर के नहीं होंगे, ठीक है। ये जो दिखा रखा है ये लाइक पोस्ट रिप्रोडक्टिव नहीं, ये होंगे रिप्रोडक्टिव वाले एज के, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो ओनली दो सही है इसमें। उसके बाद है कि श्वेधर गृह स्कीम के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य गरीब रेखा के नीचे बीपीएल, तो बीपीएल से रिलेटेड नहीं है भैया, ये कोई इस तरह की क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ बीपीएल वालों को ही ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है भैया। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया, सही है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सहायता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और वो देती है, ठीक है भैया। ये दो स्टेटमेंट आपके सही है, बाकी आपकी गलत है भैया, ठीक है। बीपीएल से रिलेटेड नहीं है, सो ये स्वाधार, ठीक है। और ये चीज भी याद रखनी है कि जब ये प्रशिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है, बाल विकास मंत्रालय जो महिला बाल विकास मंत्रालय उसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड है, ओके। नेक्स्ट है भैया कि एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। यह योजना सड़क निर्माण के लिए कॉपर या फ्लाई ऐश जैसी तकनीकों का सामग्री का उपयोग, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अहर्ता हेतु किसी गांव में पंचायती राज संस्थान का होना आवश्यक है, ये ऐसा कोई भैया कंपलसरी प्रोविजंस नहीं है कि भैया पंचायती राज संस्थान का होना कंपलसरी है, ऐसी कोई क्राइटेरिया उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए विश्व बैंक और यूनियन और एशियाई विकास बैंक के वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। तो एक और तीन आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्न जल निकाय में से कौन सा हाल ही में मानव गतिविधियों के कारण अत्यधिक विलुप्त, देखो यार कहीं ना कहीं जो ये झील्स वगैरह हैं, ये न्यूज में रहती है, आपने देखा भी होगा, तो ये तीनों ही सही है भैया, पुपो लेक, पुराकाई का लेक, टिटिका का लेक, तीनों सही है आपका, ठीक है। पुपो लेक आपने देखा होगा ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, बोलिविया वगैरह, ठीक है। और टिटिका का लेक आपने देखा होगा ये भी उसी से रिलेटेड है भाई।
देखो विश्व बैंक नदी लाइक निम्न में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक क्या बोल गया बायोलॉजिकल डेजर्ट मरुस्थल कहा जाता है? तो ये दामोदर रिवर है भैया, ये इसका एक और अलग से नेम है। ठीक है। पटाखों पर विनियमों के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। पटाखों के लिए सौर मानक वायु प्रबंधन अधिनियम 1981 के तहत अधिसूचित किया गया। नहीं भैया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। बहुत बार आपको लगेगा कि यार पटाखे तो लाइक आवाज करते हैं, तो इस वजह से शोर वाले में ये हो सकता है, शायद नॉइज वाले में। तो नहीं भैया, वो एनवायरमेंट वाले में है, क्योंकि आवाज से ज्यादा वो प्रदूषण फैला रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में पटाखों के निर्माण में बेरियम, ठीक है, लाइक जो सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ बेरियम साल्ट, जो नमक है, ठीक है, उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सही है। प्रत्येक हरित पटाखे जो ग्रीन क्रैकर्स है उस पर एक क्यूआर कोड होगा, जिससे उपभोक्ता इसकी जो प्रमाणिकता है उसको सत्यापित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, दो आपके सही है, इसमें से पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी में पर्यावरण निके, यार निके का आपको पता होगा, फंक्शनल वर्क उसका। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है कि किसी प्रजाति के भौतिक पर्यावरण से है, जबकि निके उस प्रजाति के विशिष्ट भूमिका और अंत्यक्रिया पर बल देता है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये क्या बोल रहा है कि भैया निम्न कथन पर विचार कीजिए। टाइगर रिजर्व को राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से अधिसूचित किया जाता है। तो क्या ऐसा है? तो बिल्कुल सही है भैया। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना ही भारत के किसी टाइगर रिजर्व को गैर अधिसूचित कर सकते हैं, डिनोटिफाई। नहीं भैया, केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है। ठीक है। राज्य सरकार क्या कर सकती है कि जो टाइगर रिजर्व है उसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से अधिसूचित कर सकती है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगी। तो ये जो डीलिस्टिंग वाला काम है ये केंद्र सरकार के पास है, नॉट राज्य सरकार। ठीक है। और जो टाइगर सेंसस हुआ था ये मतलब उसमें ये चीज बताई हुई थी। ठीक है। उसके बाद हाल ही में सुर्खियों में रहा हाइड्रो क्लाइमेट, हाइड्रोक्लाइमेट विप्लेस क्या है? ये भाई यार देखो, एक तरह से जो आपने देखा होगा कैलिफोर्निया के अंदर आग वगैरह लग गई थी, ठीक है, तो उसको लेकर ये न्यूज ये वर्ड्स जो है वो न्यूज में आया था। कैसे कि यह अत्यधिक अत्यधिक ताप और अत्यधिक शुष्क मौसम, अत्यधिक नम और अत्यधिक शुष्क मौसम प्रतिरूपों के बीच क्या करता है, अ, तीव्र उतार चढ़ाव है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आग लग रही है कभी कुछ। इट इज अ रैपिड स्विंग बिटवीन एक्सट्रीमली वेट और एक्सट्रीमली ड्राई वेदर पैटर्न। अब देखो यहाँ पर कुछ आग जो लगी हुई है उसके कुछ टाइप्स हो सकते हैं, एटन फायर, पॉलिसेड्स फायर। ठीक है, तो वो लास्ट में फायर ना देके पॉलिसेड्स क्या है, एटन, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए भैया। वो फायर से रिलेटेड है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर जो आग लगी थी उससे। हाल ही में सुर्खियों में रहे ओकापी के संदर्भ में निम्न कथन प्रचार कीजिए। ओकापी दक्षिण अफ्रीका नहीं भैया, अमेरिका नहीं है, अफ्रीका है। अफ्रीका में भी आप देखोगे तो ये सूडान टाइप डीआरसी वगैरह है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर ये दिखते हैं। जैसे जिनके जो एक तरह से जो ये जिराफ टाइप होते हैं ना, तो उससे छोटा वर्जन होता है उनका, ब्लैक ब्लैक धारियां लगी होती हैं उनपे, सफेद कलर की, सफेद कलर होता है, ब्लैक ब्लैक धारियां वो होता है। मुख्यतः ये क्या होता है, प्राइमरी सॉलिडली इंटरेक्टिंग एनिमल्स ब्रीडिंग, ये सही है दूसरा। ओकापी को वर्तमान में आईयूसीएन की संकट पर प्रजातियों की लाल सूची में संकट वर्गित किया गया है। तो क्या संकट में है? तो इंडेंजर्ड, बिल्कुल सही है। दो और तीन। एक बार पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन संचालन द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में हाँ इको सेंसिटिव जो ये परिस्थितियां संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद क्या होगा? केंद्र सरकार संबंधित जो जो ESZ के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सकती है केंद्र सरकार। अच्छा जी, स्थानीय समुदायों और डेयरी फार्मिंग लाइक कृषि संबंधित द डेयरी फार्मिंग एंड एक्वाकल्चर एक्टिविटी, जो एक्वाकल्चर एक्टिविटी है कैन बी कैरिड आउट बाय द लोकल कम्युनिटीज। अच्छा जी, द सेटिंग अप ऑफ मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज प्रोहिबिटेड, ये तो प्रोहिबिटेड है। ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सक्यूशन ऑफ लोकल कम्युनिटी कैरिड आउट बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सक्यूशन है लोकल कम्युनिटीज का, ये सही है। और ये जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये नहीं बनाएगी भाई, स्टेट गवर्नमेंट जो है जोनल मास्टर प्लान बनाएगी। ठीक है। तो ओनली, और जो डेयरी फार्मिंग है और एक्वाकल्चर एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट बाय द लोकल कम्युनिटीज, नहीं भैया ये प्रैक्टिसेज आपको नहीं की जाएंगी उसमें। तो ये भी गलत है, ओनली दो सही है आपके। ठीक है। उसके बाद है निम्न जानवरों को उनके औसत जीवन काल के घटते हुए, अब भैया औसत जीवन काल सबसे ज्यादा किसका होगा? हाथी का, ऑब्वियस सी बात है। तो हाथी होगा एक, उसके बाद ये गेंडा है, उसके बाद ये टाइगर है। तो एक तीन दो, ये आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। तो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे आज, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, कोरल पॉलिप और जूजेंथेली के बीच साहूकारी संबंध होते हैं, तो ये तो सही है, संबंध होते हैं, बट क्या कोरल पॉलिप जो है जूजेंथेली को भोजन प्रदान करता है? नहीं भैया। कोरल पॉलिप जो है वो शेल्टर प्रदान करता है जूजेंथेली को, ठीक है। तो ये सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये लाइक आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं हम लोग। और एक बार अच्छे से देख के भैया जो कंटेंट दिया है, लाइक एक्सप्लेनेशन दी है, सारी चीज़ें आपको बताइए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।